हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमने जो हमारे इतिहास में मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को शुरू कर रखा था, उसमें हमने दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आप जाके चैनल पे क्लासेस को देख सकते हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले गुलाम वंश को पढ़ा, उसके बाद खिलजी वंश को पढ़ा, उसके बाद तुगलक वंश को पढ़ा, उसके बाद सैयद वंश को पढ़ा, उसके बाद लोधी वंश को पढ़ा। और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको मार कर के बाबर ने भारत में एंट्री की थी और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये हमने इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, आप क्लासेस को जाकर 1 से 2 बार ज़रूर देखें, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने एक पार्ट देख लिया था। दूसरी क्लास में हमने देखा था कि बलबन का राजतव का सिद्धांत कैसा था। उसने अपने राजतव सिद्धांत में क्या क्या सिद्धांत दिए थे, क्या उसने नियम बनाए थे, क्या कुछ, उसको हमने अच्छी तरह से देख लिया। आप उस क्लास को जाके देख सकते। इससे पिछले क्लास हमारी बलबन के राजतव के सिद्धांत पर ही थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का केंद्र का प्रशासन। सबसे पहले केंद्र आता है दिल्ली में, क्योंकि सबसे पहले हम केंद्र का प्रशासन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रांत का प्रशासन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ज़िले का, तहसील, ग्राम का, और कौन कौन से विभाग थे दिल्ली सल्तनत में, कौन मंत्री जो है किस विभाग को संभालता था, इन सभी के बारे में हम अच्छे से डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्रशासन के बारे में आपको इस क्लास के बाद जो है कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लास में मैंने सब कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपको करवा दूंगी मैं अच्छी तरह से। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है कि दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन। ये आपको ध्यान रखना है कि हम प्रांत का नहीं, हम पहले केंद्र का पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम प्रांत का प्रशासन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है केंद्र का प्रशासन। फर्स्ट पॉइंट देखिए कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पद्धति पर। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, हमने राजतव सिद्धांत में भी देखा था कि दिल्ली सल्तनत की जो भी चीज़ें थी वो लगभग अरबी और फारसी पद्धति पर ही ज़्यादा डिपेंड थी। फारस की चीज़ों को ही इन्होंने ज़्यादा अडोप्ट किया था, ज़्यादा अपनाया हुआ था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने। इन पर आधारित ही सैनिक संगठन जो था वो तुर्क मंगोल पद्धति पर था। जो सैनिकों का सिस्टम था दिल्ली सल्तनत में वो मंगोलों की पद्धति पर था, तुर्क मंगोल पद्धति पर। कि सेना को रखने का सिस्टम जो था, उनके लड़ने का ढंग था, उनको तलवारबाजी सिखाने का ढंग था, वो तुर्क मंगोल जो अपनाते थे उसी ढंग को इन्होंने अपनाया हुआ था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने। अब हम देखते हैं प्रशासन। सबसे पहले हम केंद्र में सबसे ऊपर कौन होता है? सुल्तान। उसके बाद दीवान वजारत दूसरे नंबर पे, जिसको कि प्रधानमंत्री का विभाग भी बोला जाता है। किसका? प्रधानमंत्री का विभाग। तीसरा है दीवान अर्ज, ये सेना से जुड़ा हुआ था। इंसा, ये विदेश विभाग से। रिसालत नेक्स्ट है आपका दीवान ए रसालत। इसके बारे में जो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम किन को देखेंगे? आज की क्लास में हम सुल्तान और दीवान ए वजारत, इन दो के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो हमारा केंद्रीय प्रशासन का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम दीवान अर्ज, दीवान इंशा, रसालत, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और बाकी विभाग जो छोटे छोटे थे उनके बारे में भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? नंबर 1 पे सुल्तान को। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमने पढ़ा, सबसे पहले तो सेंटर आ गया सल्तनत में, उसके बाद प्रांत आएगा। प्रांत को विलायत या इक्ता बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विलायत या फिर इक्ता। कहीं कहीं पर इक्ता प्रणाली जो होती थी, इक्ता, इसके बारे में इक्ता ऐसे भी लिखा जाता है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, कि इक्ता के बारे में मैं आपको एक अलग से क्लास करवाऊंगी कि इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत में आखिर थी क्या, इल्तुतमिश ने इसको चलाया था, बलबन ने इसको बंद किया था, तो ये पूरा सिस्टम क्या था इक्ता प्रणाली, इसको मैं आपको एक अलग क्लास में करवाऊँ, क्योंकि ये एक हटकर टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो पहले केंद्र आएगा, उसके बाद प्रांत आएगा, और जो प्रांत का प्रमुख या फिर हेड जो था उसको क्या बोला जाता था? उसके हेड को वली या फिर मुक्ता कहा जाता था। याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में
प्रांत के मुखिया को क्या कहा जाता था? वली या फिर मुक्ता। और जो केंद्र था, केंद्र में तो सुल्तान थे, प्रधानमंत्री थे, ये सारे आते थे। लेकिन जो प्रांत होता था, प्रांत के हेड को क्या बोला जाता था? वली या फिर मुक्ता। प्रांत क्या हो गया आपका? स्टेट आज के टाइप में, जैसे कि हमारे अलग अलग स्टेट है ना इंडिया में। फिर है सिख, जिला। जिले में जो है, जिले के प्रमुख को क्या बोला जाता था उस समय? सिकदार। दिल्ली सल्तनत में जो जिले होते थे उनको क्या बोला जाता था? सिख बोला जाता था। और उनके प्रमुख को क्या बोला जाता था? सिकदार। याद रखिएगा। थर्ड है परगना। परगना, उसके प्रमुख को क्या बोला जाता था? अमील। आमिल, कहीं कहीं अमील भी लिखा होता है। याद रखिएगा कि सबसे पहले केंद्र आएगा, उसके बाद प्रांत आएगा, प्रांत के बाद सिख आएगा, उसके बाद जो है परगना आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा? ग्राम। कि ग्राम के प्रमुख को क्या बोला जाता था? खुत या मुकद्दम। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में खुत या मुकद्दम किसके मुखिया को बोला जाता था? तो आपको याद रखना है किसके मुखिया को? ग्राम के मुखिया को या फिर गांव के मुखिया को उस समय खुत या मुकद्दम बोला जाता था। परगने के मुखिया को क्या बोला जाता था? आमिल। उससे ऊपर हमने देखा कि जिले या फिर सिख के मुखिया को क्या बोला जाता था? सिकदार। और प्रांत के मुखिया को मुक्ता या फिर वली। और केंद्र में जो थे वो सुल्तान बैठा ही हुआ था। तो आज हम देखेंगे केंद्र के बारे में, प्रांत इनके बारे में जो है हम अलग क्लास लेकर आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सुल्तान के बारे में, कि केंद्र का सबसे हेड तो सुल्तान ही है ना, उसके बाद प्रधानमंत्री या फिर वजीर आता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? सुल्तान के बारे में। चलिए देखिए कि सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का प्रधान सुल्तान था। केंद्रीय प्रशासन का सबसे बड़ा प्रधान कौन था? सुल्तान था, जो कि सभी शक्तियों का केंद्र था। कि जितनी भी शक्तियां थी, मतलब कि पूरे राज्य का कंट्रोल किसके हाथ में था? सुल्तान के हाथ में था। सुल्तान सबसे बड़ा न्यायाधीश था। कि न्यायाधीश तो अलग भी थे, छोटे छोटे भी थे, लेकिन सबसे अंतिम न्याय किसका माना जाता था? वो सुल्तान का माना जाता था। तथा सेनाओं का प्रधान सेनापति भी सुल्तान था। सेनाओं के लिए उसने अलग अलग जो मुख्य अध्यक्ष थे वो भी बनाए हुए थे, लेकिन अंतिम जो है सेना की नियुक्ति का या फिर सेना के रखरखाव के पूरा जो, मतलब मान लो कि फाइनल सिग्नेचर किसके होने थे? वो सुल्तान के होने थे। अंतिम मुहर सुल्तान की ही लगती थी, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे कि कोई भी अध्यक्ष, कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी काम हो रहा है, लेकिन उस पर अंतिम मुहर किसकी लगती थी? सुल्तान की ही लगती थी। सुल्तान की अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं होता था। सुल्तान का महत्वपूर्ण कार्य था शासन व्यवस्था बनाए रखना अपने राज्य में, शासन को अच्छी तरह से चलाना, शांति की स्थापना करना अपने राज्य में, बाहरी आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा करना, इस्लाम धर्म की सुरक्षा करना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में इस्लाम धर्म को ही माना गया था ना, मुस्लिम ही थे। सुल्तान जो थे दिल्ली सल्तनत के सारे मुसलमान थे, इसलिए इस्लाम धर्म की सुरक्षा करना, उसके कुरान की और इसकी सुरक्षा करना, और अपने इस्लाम धर्म का विस्तार करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्लिम बनाना इसका कर्तव्य होता था। किसका? सुल्तान का। ये सुल्तान के मुख्य महत्वपूर्ण कार्य में आएंगे। आपको याद रखना है कि सुल्तान के महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे? शासन व्यवस्था बनाए रखना, शांति बनाए रखना, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना, इस्लाम धर्म की सुरक्षा करना और उसका विस्तार करना। नेक्स्ट है कि सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? एक मंत्री परिषद, कि मंत्रियों की एक टोली होती थी, मंत्रियों का एक दल होता था, जिसमें कि अलग अलग विभागों के मंत्री होते थे, जिसे क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। की जो मंत्रियों का ग्रुप जो था वो हेल्प करता था राजा की, उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था मजलिस ए खलवत, या फिर इसका एक अन्य नाम था मजलिस ए आम कहा जाता था। इस मंत्री परिषद में अत्यंत विश्वास पात्र एवं उच्च अधिकारी होते थे, कि जो सुल्तान के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र या फिर
भरोसे वाले आदमी होते थे उसी को जो है इस मंत्री परिषद में नियुक्त किया जाता था, या फिर उच्च अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उन सभी की नियुक्ति इस मंत्री परिषद में होती थी। और ये मंत्री परिषद सुल्तान की सहायता करती थी किसी भी फैसले को लेने में, किसी भी निर्णय को लेने में, या फिर कोई भी राज्य का अगर कोई अन्य काम था, राजा को अगर किसी से सजेशन लेना होता था तो वो इसी मंत्री परिषद से जो है इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करता था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है कि सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का व्यवहारिक नियंत्रण था। अमीर वर्ग में विदेशी मूल के लोग होते थे कि जो सुल्तान था, ये नहीं कि सुल्तान ही सब कुछ था, सुल्तान पर कोई भी कंट्रोल नहीं रखता था। सुल्तान पर कंट्रोल था, किसका था? अमीर वर्ग का, और उलेमाओं का इस पर नियंत्रण होता था। अमीर वर्ग में कौन थे? विदेशी मूल के लोग होते थे कि अमीर वर्ग जो इसमें उच्च कुल के थे और जिन जो थोड़े से बड़े थे और जो इस्लाम धर्म को अच्छी तरह से पालन करते थे, इस्लाम धर्म का अच्छी तरह से कानून का पालन करते थे और लोगों का रख रखाव करते थे या फिर किसी भी चीज़ का रख रखाव करते थे, उनका भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होता था। क्योंकि इन्हीं अमीर वर्ग के लोगों के वोटों से या फिर इन लोगों की अनुमति से जो है सुल्तान को गद्दी पर बैठाया जाता था, एक मत करके चुनाव प्रणाली के द्वारा। क्योंकि वंशानुगत का भी नियम था, लेकिन अगर कोई भी शासक जो है अच्छा नहीं होता था या फिर कोई गलत था तो उसको ये अमीर वर्ग जो है इकट्ठा होकर उसको गद्दी से उतार सकते थे, इतनी पावर होती थी इनके पास। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीयत के मान्यता प्राप्त रूढ़िवादी व्याख्याकारों को उलेमा कहा जाता था। शरीयत क्या होता है? शरीयत होता है मुस्लिम धर्म में जो है कुरान, शरीयत, इनकी हदीस, इन्हीं के ऊपर जो है इस्लाम धर्म टिका होता है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में महाभारत, रामायण, कृष्ण की जो बातें हैं उन सभी पर, गीता, भगवत गीता पर हमारे जो धर्म टिका हुआ है ना कि ये बातों का पालन करना चाहिए, उसी तरह जो है शरीयत भी कुछ ऐसा इस्लाम धर्म में होता था जिसके अनुसार जो है मुस्लिम लोग कानून या फिर नियमों का पालन करते थे, उनके अनुसार रहते थे। तो शरीयत के मान्यता प्राप्त रूढ़िवादी व्याख्याकारों के जो इस्लाम धर्म की अच्छे से व्याख्या करते थे, जो शरीयत के अनुसार चलते थे, उनको क्या बोला जाता था? उन धार्मिक गुरुओं को, उनको उलेमा कहा जाता था। और ये उलेमा जो थे वो सुल्तान पर नियंत्रण रखते थे कि अगर सुल्तान इस्लाम धर्म के अनुसार शासन नहीं कर रहा है या फिर इस्लाम धर्म का उल्लंघन कर रहा है तो ये उलेमा जो थे वो राजा को कंट्रोल कर सकते थे, उसको गद्दी से उतार सकते थे एकजुट होकर, या फिर उसको सजा दे सकते थे। इनकी इतनी पावर जो है इन उलेमाओं के पास होती थी क्योंकि ये इस्लाम के धार्मिक गुरु माने जाते थे उस समय। क्योंकि मुस्लिम धर्म का पालन करना एक सुल्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसीलिए अगर कोई भी सुल्तान इस्लाम धर्म का पालन नहीं कर रहा था तो ये उलेमा जो है उस सुल्तान को सज़ा दे सकते थे, उसको गद्दी से उतार सकते थे। इसलिए जो बोला जा रहा है कि उलेमा और अमीर वर्ग का जो था पूरा नियंत्रण होता था सुल्तान पर। वास्तव में इस्लामिक कानून कुरान और हदीस पर आधारित है कि जो इस्लामिक कानून जो थे वो किस पर आधारित थे? वो कुरान में जो लिखी हुई बातें थी उस पर, और हदीस जो थी कुरान की इस्लाम की उसी पर जो है आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीयत के मान्य व्याख्याकार होने के कारण उलेमा दो महत्वपूर्ण कार्य करते थे। कि उलेमाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? शरीयत के मान्य व्याख्याकार, कि शरीयत की अच्छी तरह से व्याख्या करते थे। शरीयत के कानून नियमों, जो इस्लाम धर्म की बातें लिखी होती थी शरीयत में, उन सभी को लोगों तक पहुंचाते थे, लोगों को उनका पालन करने के लिए बोलते थे। इसलिए इन उलेमाओं के सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो दो थे कि ये इन उलेमाओं को, जो उलेमा बने हुए थे उनको इन दो कार्यों को तो करना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। पहला कार्य है कि वे धार्मिक विषयों को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों में सुल्तान के सलाहकार थे। कि जो धर्म से रिलेटेड टॉपिक था, अगर कोई हमारे उस धार्मिक विषय को प्रभावित कर रहा था, कोई भी टॉपिक छिड़ा हुआ था जिस पर कि धर्म का प्रभाव पड़ रहा था, तो उसको प्रभावित अगर कर रहा है तो उस मामलों में जो है वो सुल्तान के सलाहकार थे, सुल्तान को सजेशन दे सकते थे। अगर सुल्तान उनका पालन नहीं करता था तो ये उलेमा विद्रोह भी कर सकते थे।
इसीलिए जो है इन उलेमाओं का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल होता था, किन पर, सुल्तान पर। नेक्स्ट पॉइंट है इनका उलेमाओं का कि राज्य के न्यायिक पदों पर उनका वास्तविक एकाधिकार था। कि जो राज्य के न्यायिक पद थे, जहाँ जहाँ न्याय करने का सिस्टम था, वहाँ पर इन उलेमाओं का प्रभाव होता था, क्योंकि जो न्याय था वो इस्लामी कानूनों के अनुसार होता था। और जो ये उलेमा होते थे, इनको इस्लामी कानूनों का अच्छी तरह से ज्ञान था, क्योंकि ये इस्लाम के व्याख्याकार थे। इनको इस्लामी धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक बात का अच्छी तरह से डीपली ज्ञान था। इसीलिए जो है कानून में इनका ज़्यादा हस्तक्षेप था, कानून में इनकी सलाह ज़रूर ली जाती थी। तो ये दो इनके मुख्य कार्य होते थे। अब हमने सुल्तान के बारे में पढ़ लिया कि सुल्तान के क्या क्या कार्य थे, सुल्तान किन की हेल्प से काम करता था, सुल्तान पर किन का नियंत्रण होता था, ये हमने देख लिया। अब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं कि केंद्र में सबसे ऊपर सुल्तान हो गया, नंबर 2 पे कौन आएगा, वजीर या फिर प्रधानमंत्री। सुल्तान के बाद राज्य में किसका स्थान होता था, वजीर का या फिर प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट था रोल। देखते हैं कि राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। कि दिल्ली सल्तनत जो थी उसका प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, उसको वजीर कहा जाता था। याद रखिएगा, वजीर कौन था दिल्ली सल्तनत में, तो वो एज ए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था। और जो सुल्तान था वो हमारे आज के टाइम के हिसाब से देखें तो वो राष्ट्रपति के हिसाब से कार्य करता था। लेकिन आज के हमारे समय में प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा पावर है, जबकि राष्ट्रपति के पास कम है। लेकिन उस समय क्या था, राष्ट्रपति मतलब सुल्तान जो था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ज़्यादा पावरफुल था, और जो वजीर या प्रधानमंत्री था वो उसके नीचे काम करता था। ये आपको याद रखना, आज की टाइम से जो आप इसको कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं। इसके विभाग को दीवान ए वजारत या फिर विजारत भी लिखा हुआ है, या राजस्व विभाग कहते थे। याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में वजीर के डिपार्टमेंट को या विभाग को क्या बोला जाता था, दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत राजस्व विभाग कहा जाता था। वजीर के अधीन निम्न विभाग होते थे। कि वजीर जो था प्रधानमंत्री था, इसके अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट जो थे वो इसको संभालने होते थे, कौन कौन से काम जो है इसके अंडर में होते थे। तो सबसे पहला है हमारा दीवान ए इसराफ। कि दीवान ए इसराफ मतलब कि लेखा परीक्षा विभाग। की किसी को भी कोई पत्र लिखना होता है या फिर राज्य का कोई भी चीज़ जो है लिखित रूप में रखनी होती थी, कोई कागज पत्र दूसरे देश को लिखना होता था, दूसरे राजा के पास पहुंचाना होता था, इन सभी का डिपार्टमेंट जिसको कि दीवान इसराफ कहा जाता था, ये किसके अंडर में आता था, ये वजीर के अंडर में आता था, मतलब प्रधानमंत्री के अंडर में आता था। तो सुल्तान जो है अगर किसी उसको कागज संबंधी कोई भी काम करवाना हो तो वो किसको बोलेगा, सबसे पहले वो प्रधानमंत्री को बोलेगा। और प्रधानमंत्री या फिर वजीर की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस दीवान इसराफ विभाग से जो है इस काम को पूरा करवाए। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दीवान ए इमारत। लोक निर्माण विभाग की अगर कोई भी बिल्डिंग बनानी है, कहीं पर कोई महल बनवाना है, कहीं पर कोई मस्जिद बनवानी है, तो इन सभी की जिम्मेदारी भी किसकी थी, वजीर की, प्रधानमंत्री की थी। और जो है राजा को अगर कोई काम करवाना होता है तो वो डायरेक्ट वजीर से कांटेक्ट करेगा कि वजीर ये जो काम है जो लोक निर्माण विभाग का है, मतलब कि इमारत बनवाने का है, मस्जिद बनवाने का, ये आपको करवाना है, इसमें कितना खर्चा आएगा, सब कुछ हिसाब किताब जो है कौन रखेगा, इसका वजीर। वजीर अपने किसी विभाग में रखेगा ये दीवान इमारत में। कि ये वजीर जो है किसको ऑर्डर देगा, दीवान ए इमारत या फिर लोक निर्माण विभाग को ऑर्डर देगा कि ये काम हमें करवाना है। ये सारा वजीर को ही संभालना होता था। नेक्स्ट है दीवान ए अमीर को ही कृषि का विभाग। कि फसलबाड़ी से जुड़ा हुआ, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ ये विभाग था, ये भी वजीर के ही अंडर में आता था। सुल्तान को वजीर को ही बोलना होता था कि राज्य में, मतलब कि वजीर जो था उसको ही सुल्तान को रिपोर्ट करनी पड़ती थी, उसको ही बताना पड़ता था
कि इस बार राज्य में इतने फसल हुए, इतना अनाज हुआ है, इतना बेच दिया, इतना इसमें मुनाफा हुआ है, इसमें इतना नुकसान हुआ है, इस बार वर्षा के कारण इतनी फसल खराब हो गई, इतनी फसल अच्छी खड़ी है। इन सभी का जो जानकारी थी, इन सभी का रिकॉर्ड जो है वो वजीर को रखना पड़ता था। और वजीर ये सभी काम किससे करवाता था? ये दीवान अमीर को ही इस विभाग के अंडर वजीर करवाता था। लेकिन सुल्तान के सामने जिम्मेवारी किसकी होगी? कृषि विभाग की, वो वजीर की होगी, क्योंकि ये विभाग वजीर के ही अंडर में आ रहे हैं, वजीर के ही नीचे काम कर रहे हैं। इन सभी को संभालने का कार्य किसका था? वो वजीर या फिर प्रधानमंत्री का था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वजीर के ऊपर जो थी काफ़ी जिम्मेदारी होती थी। वजीर का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि इसके अंडर में काफ़ी विभाग आते थे जिनको कि वजीर को संभालना होता था, और सुल्तान को उनके सामने उन सभी विभागों की रिपोर्ट पेश करनी होती थी। तो ये सभी काम जो है वजीर को ही करने होते थे, तो इसलिए वजीर का पद काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट वजीर के बारे में और बातें देखते हैं कि वजीर की सहायता के लिए नायब वजीर की, वजीर जो है इतने सारे विभाग है तो वो काम अकेला एक इंसान तो कर नहीं सकता, वो अपनी हेल्प के लिए भी लोगों को रखेगा। तो उसकी सहायता के लिए कौन कौन होते थे? नायब वजीर, मतलब कि नायब का अर्थ होता है सहायक वजीर। वजीर का सहायक मुस्तफ़ा ए मुमालिक, जिसको कि महालेखा परीक्षक, लेखा जोखा काम, लिखाई का काम करने वाला, लिखने पढ़ने का काम करने वाला। मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखाकार। मजूमदार, शेष राशि का हिसाब रखने वाला कि कितना खर्चा लग गया है राज्य में, किस काम में कितना खर्चा लगा है, कितनी राशि शेष बची हुई है, कौन सा खर्चा किस डिपार्टमेंट में लगा है, कहाँ पर किस काम में कितना खर्चा हुआ, इन सभी का रिकॉर्ड कौन रखता था? मजूमदार। और खनिज कोषा अध्यक्ष, कोष का अध्यक्ष, खनिज नहीं खानिज आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? खानिज की कोषाध्यक्ष, जिसको कि खानिज भी बोला जाता था। ये सभी किसकी हेल्प करते थे? ये वजीर की हेल्प करते थे इन सभी विभागों को संभालने के लिए। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए कि वजीर के अंडर में कौन कौन से विभाग आ रहे हैं। लेखा परीक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, ये तीनों के तीनों जो डिपार्टमेंट थे वो वजीर के अंडर ही आते थे। नेक्स्ट है, अब वजीर की हम सिचुएशन देखेंगे कि किस सुल्तान के शासनकाल में वजीर की कितनी इम्पोर्टेंस थी, किसके समय में वजीर के पद को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, किसने जो है वजीर की वैल्यू कम की, जबकि सारे के सारे शक्ति अपने हाथ में ही रखी। यहाँ से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी वजीर जो है वजीर दीवान वजारत विभाग को ही पढ़ रहे हैं, जो कि सुल्तान के नीचे होता था। महमूद गजनवी के प्रारंभिक काल में वजीर का पद सबसे ऊंचा और सम्मानित पद था। कि महमूद गजनवी जब आक्रमणकारी बनकर भारत आए, उसी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी भारत में। तो इसके काल में जब ये महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था, इसके समय में वजीर का पद सबसे ऊंचा और सम्मानित पद था। कि इसके समय में वजीर को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उसका पद काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती थी वजीर को, और उसको सम्मान भी मिलता था, उसकी जो बातें थी वो भी सुल्तान मानता था। तो मतलब महमूद गजनवी के समय वजीर की सिचुएशन कैसी थी? बहुत अच्छी थी। ये हमें ये देखना है कि किस किस समय में वजीर की जो है वो स्थिति ठीक थी और किस किस में इसकी स्थिति जो है कम थी। दूसरा है बलबन, कि बलबन किस में वजीर की शक्तियाँ निम्नतम बिंदु पर जहाँ पहुँची, कि वजीर की वैल्यू क्या हो गई? कम। हम वजीर की वैल्यू के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस राजा ने वजीर की कितनी वैल्यू की थी। तो बलबन का हमने अभी पिछले क्लास में ही देखा था, राजतव का सिद्धांत। अपने राजतव सिद्धांत में उसने बताया था ना कि सुल्तान का पद तो देवी होता है, सुल्तान तो ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि होता है, ईश्वर की प्रतिछाया होता है। तो मतलब इसने खुद को ही, सुल्तान को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। इसने अन्य किसी भी मंत्री या फिर किसी भी पद को इतनी महत्ता नहीं दी थी, इसलिए ये वजीर के पद की भी वैल्यू नहीं करता था बलबन। याद रखिएगा, बलबन ने वजीर के पद की वैल्यू नहीं की थी, वजीर को इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया था, इसने वजीर को इतने ज़्यादा काम नहीं सौंपे थे, बल्कि ये सारे काम जो है खुद करता था। खुद के ही अंडर में इसने अपना सारी पावर अपने ही हाथों में रखी थी। बलबन ने वजीर को शक्तियाँ नहीं सौंपी थी। नेक्स्ट है तुगलक काल, कि तुगलक काल जो वही था जिसमें कि
मोहम्मद बिन तुगलक शासक आया, फिरोज शाह तुगलक, ये हमने पढ़े थे ना तुगलक काल में हमने। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैंने बारी बारी से जो है वंशों के बारे में पढ़ाया हुआ है कि गुलाम वंश आ गया, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सभी वंशों के बारे में मैंने अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तुगलक वंश वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से शासक थे और किस किस शासक ने किस काम को कितनी इम्पोर्टेंस दी थी, किस पद को इतनी इम्पोर्टेंस दी थी, किस मंत्री की इन्होंने वैल्यू की थी। कि तुगलक काल जो था, तुगलक काल वजीर के पद का स्वर्ण काल। कि वजीर के पद का स्वर्ण काल का अर्थ क्या है कि वजीर के पद की सबसे ज़्यादा वैल्यू किस किस में होती है, वो तुगलक काल के तुगलक वंश में होती है। तुगलक वंश के जो शासक आते हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने वजीर को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन्होंने वजीर को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी, वजीर को काफ़ी शक्तियाँ भी प्रदान की। राजा कोई भी काम, सुल्तान कोई भी काम करता था तो वो वजीर की हेल्प लेता था, वजीर से सजेशन लेता था। इसीलिए जो है तुगलक काल को वजीर पद का स्वर्ण काल कहा जाता है। कि सबसे ज़्यादा महत्व वजीर को कब दिया गया, तो वो तुगलक काल में दिया गया था। कब दिया गया? तुगलक काल में। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपनी चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा था। तुगलक काल का एक शासक है जिसका क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक। कि फिरोज शाह तुगलक के समय में वजीर का पद सबसे ज़्यादा चरम शीर्ष पर पहुंच गया था, चरमोत्कर्ष पर। कि वजीर को सबसे ज़्यादा, अगर दिल्ली सल्तनत में बोले हम, तो किसने ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया था, वो था फिरोज शाह तुगलक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा कि वजीर का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, तो वो तुगलक वंश आएगा या फिर तुगलक काल आएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि किस शासक ने या फिर किस सुल्तान ने वजीर को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया, वहाँ पर नाम आएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। की फिरोज शाह तुगलक ने वजीर को है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कि फिरोज शाह तुगलक अपने प्रत्येक कार्य में जो है अपने वजीर की हेल्प लेता था, अपने वजीर का सजेशन लेता था और वजीर को अच्छी खासी सैलरी भी देता था। और कई जो है अन्य विभाग जो थे वो उसने वजीर के अंडर में ही कर रखे थे कि तुम ही संभालो। फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है कि इसने एक वजीर था इसका, उसने उस वजीर को अपना भाई भी कहता था। जब भी राजधानी से बाहर या फिर राज्य से बाहर फिरोज शाह तुगलक को जाना होता था तो वो अपने वजीर के ही भरोसे अपनी राजधानी को छोड़कर जाता था, उसी के जिम्मे अपनी राजधानी, अपने राज्य को छोड़कर जाता था, क्योंकि इतना ज़्यादा ये वजीर पर विश्वास करता था, वजीर के साथ इतना ज़्यादा इसकी अच्छी बनती थी। तो इसीलिए बोला गया कि फिरोज शाह तुगलक जो था, इसके समय में वजीर का पद अपनी चरम शीर्ष पर जाकर पहुंच गया। नेक्स्ट है सैयद वंश। कि सैयद वंश में कैसी सिचुएशन थी वजीर की, कि सैयद सुल्तानों के समय वजीर के पद की हैसियत घटने लगी। कि सैयद वंश जो आया था, चौथा वंश, उसके समय वजीर के पद की जो है वैल्यू वो कम हो गई। इस समय में वजीर को दूरस्थ स्थानों पर युद्ध के लिए भेजा जाता था। कि इससे पीछे जो था वजीर को राज्य में, राजधानी में ही रहना होता था, सारे विभागों का काम देखना होता था, सुल्तान के पास ही रहता था लगभग वो। लेकिन सैयद वंश के समय में जो है वजीर के पद की वैल्यू कम हो गई, उसको जो है युद्ध करने के लिए बाहर भेज दिया जाता था सेना देकर। मतलब कि वजीर की इतनी काम में इतना महत्वपूर्ण स्थान उसका नहीं रहा, उसको युद्ध के काम ज़्यादा दिए जाने लगे। नेक्स्ट है लोधी काल। कि लोधी काल में वजीर की गरिमा बहुत गिर गई। कि लोधी काल जो लास्ट काल आया था, जिसमें कि इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी ये शासक थे, उसमें जो है वजीर की वैल्यू जो थी वो बिल्कुल ही डाउन हो गई। क्या हो गई? लोधी काल में वैल्यू वजीर की डाउन, बहुत डाउन हो गई थी वजीर की वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा वजीर की वैल्यू कब हुई थी? तुगलक काल में। और किस सुल्तान ने की थी? वो फिरोज शाह तुगलक था। अब एक कोटेशन है, एक परिभाषा है कि इतिहासकार बर्नी के अनुसार एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है। कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना शासन करना जो है व्यर्थ है, उसके बिना शासन नहीं चल सकता।
तथा सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभिमान का कोई दूसरा स्रोत नहीं है और हो भी नहीं सकता। ऐसा कौन कहता है? ऐसा इतिहासकार बर्नी कहता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई ये कोटेशन आपको दे देगा कि ये किसने कही है वजीर के बारे में दिल्ली सल्तनत में, तो ये बर्नी ने कही है। बर्नी क्या कहता है, मतलब बर्नी वजीर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता था, इतना ज़रूरी मानता था एक सुल्तान के लिए कि सुल्तान के अभिमान का मतलब कि उसके गौरव का प्रतीक था वजीर की। जिसके पास एक अच्छा वजीर है या प्रधानमंत्री है, वो राजा जो है एक अच्छी प्रकार से शासन चला सकता है, वो प्रजा को खुश रख सकता है, अपने राज्य में शांति स्थापित कर सकता है, सारे काम कर सकता है, बेशर्ते उसके पास एक अच्छा और बुद्धिमान वजीर होना चाहिए जो उसको समय समय पर उसको समझा सके, उसको सजेशन दे सके, उसकी सहायता कर सके। इसीलिए जो है इसने बर्नी ने वजीर को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि सल्तनत के वजीर। अब हमें ये देखना है कि सल्तनत में जो मुख्य वजीर थे उनको कि किस सुल्तान के कौन से वजीर थे, क्योंकि कई बार ये मिलान में क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के कौन कौन से वजीर थे। सल्तनत के वजीर, सुल्तान एक साइड है, वजीर। सबसे पहला सुल्तान कौन है? गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका वजीर का क्या नाम था? फखे मुदबिर, ये आपको याद रखना है। दूसरा, गुलाम वंश का ही शासक है इल्तुतमिश, उसका वजीर कौन था? वजीर मतलब कि प्रधानमंत्री। आप बार बार याद रखिएगा कि वजीर का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री। और सुल्तान का क्या अर्थ है? राजा। अभी कि इल्तुतमिश का कौन था? मोहम्मद जुनैदी, जिसको कि निजाम उल मुल्क भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने मोहम्मद जुनैदी को निजाम उल मुल्क नाम की उपाधि प्रदान की थी, इसीलिए इसको निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था, मोहम्मद जुनैदी। तीसरा है जलालुद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का पहला शासक था, संस्थापक था। इसका वजीर कौन था? ख्वाजा खातिर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। ये भी खिलजी वंश का ही शासक था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसके वजीर का क्या नाम था? मलिक काफूर, जिसको कि 1000 दिनारी भी बोला जाता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसको 1000 दिनार में खरीदा था। दिनार उस समय क्या थी? खिलजी वंश की मुद्रा थी, इसलिए जो है इसने 1000 रुपये में, मतलब कि आज के समय में हम रुपये बोल सकते हैं उसको, कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मलिक काफूर को जो है 1000 रुपये में खरीदा था और अपना वजीर बनाया था। और कहा जाता है कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की वजीर के रूप में काफ़ी सहायता भी की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर की सहायता से ही जो है दक्षिण भारत पर विजय भी प्राप्त की थी। इसीलिए जो है मलिक काफूर ने वजीर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ज़्यादा सहायता की थी और उसके सामने एक अच्छी रेपुटेशन भी बनाई थी। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का शासक है। इसके वजीर का क्या नाम था? ख्वाजा जहां। इसका रियल नाम तो था अहमद अयाज, लेकिन जो है इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको ख्वाजा जहां की उपाधि दी थी और इसको पूरा जो है दिल्ली सल्तनत ख्वाजा जहां के नाम से ही जानता था। ये ख्वाजा जहां के नाम से ही फेमस था, लेकिन इसका रियल नेम, इसका असली नाम क्या था? अहमद अयाज। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। इसका वजीर कौन था? क्योंकि इसके समय में तो वजीर की सबसे ज़्यादा वैल्यू थी। इन तुगलक वंश के समय में तो जो है स्वर्णकाल था वजीर का। तो जो है इन दोनों को तो आपको पक्का ही याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर कौन था? ख्वाजा जहां या फिर अहमद अयाज। फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था? खान ए जहां मकबूल। इसको भी खान ए जहां मकबूल को ही कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक अपना भाई कहता था, हर काम में इसकी सहायता लेता था, हर काम में इसका सुझाव लेता था। और जब भी राजधानी से बाहर या फिर इसको कहीं बाहर जाना होता था तो इस खान ए जहां मकबूल के भरोसे ये अपनी राजधानी को या अपने राज्य को सौंप कर जाता था, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी। ये लोदी वंश का शासक है कि इसका वजीर कौन था? मियाँ बुआ। कौन था? मियाँ बुआ। इतना ही था हमारा आज का कि ये आपको वजीर जो है आपको याद रखना है, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट शासकों की ही मैंने आपको वजीर बताए हैं। ये 8 शासक हैं, 8 शासकों के वजीर आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वजीर।
इन वज़ीरों ने जो है इन सुल्तानों की काफ़ी हेल्प की थी और इनके समय में जो है वज़ीर की वैल्यू हुई थी। बलबन ने तो बिल्कुल भी वज़ीर के पद की वैल्यू नहीं की, इसलिए उसका आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि उसका वज़ीर कौन था, क्योंकि इसने अपने वज़ीर के पद की वैल्यू नहीं की थी। जिन जिन सुल्तानों ने वज़ीर के पद की वैल्यू किया, फिर इम्पोर्टेंट वज़ीर जो थे इनके, जिन्होंने इनके सुल्तानों के शासन चलाने में काफ़ी हेल्प की थी, उन्हीं को आपको याद रखना है और वहीं से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको याद रखना है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का वज़ीर कौन था? फ़खीमुद्दीन। इल्तुतमिश का वज़ीर कौन था? मोहम्मद जुनैदी या फिर निजामुल मुल्क। जलालुद्दीन खिलजी का वज़ीर कौन था? ख्वाजा खातिर। अलाउद्दीन खिलजी का वज़ीर कौन था? मलिक काफूर। मोहम्मद बिन तुगलक का वज़ीर कौन था? ख्वाजा जहाँ या फिर अहमद अयाज। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक, उसका वज़ीर कौन था? खान जहाँ मकबूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि तुगलक काल जो था स्वर्ण काल था, इसलिए यहाँ से ज़्यादा चांस बनते हैं पूछने के। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का वज़ीर कौन था? मियाँ बुआ। ऐसे भी पूछ सकते कि मियाँ बुआ दिल्ली सल्तनत में किसका वज़ीर था? तो सिकंदर लोदी आपको याद रखना। ये उल्टा भी पूछ सकता है, वज़ीर के नाम से भी पूछ सकता है कि वज़ीर का नाम बताइए, या फिर ये वज़ीर जो था वो किसका शासक, किसका वज़ीर था, किस सुल्तान का वज़ीर था। तो आपको सुल्तान का नाम भी ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने सुल्तान के बारे में पढ़ा और सुल्तान के बाद जो केंद्र था, केंद्र में वज़ीर, जिसका कि विभाग कौन सा था? दीवान ए वज़ारत, उसके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा। तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। सारे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं। इससे बाहर सुल्तान या फिर दीवान ए वज़ारत या वज़ीर के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। सारा का सारा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है जो भी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको क्लासेस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ, अच्छी अच्छी क्लासेस जो है लेकर आती रहूँ। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें इस टॉपिक पे आपकी क्लास चाहिए, तो मैं आपको उसी टॉपिक को करवा दूँगी अपनी क्लास में। बाकी जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है दिल्ली सल्तनत वाली मध्यकालीन भारत में, इस सीरीज़ को हम जारी ही रखेंगे, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।